Hello dear friends, welcome to your YouTube channel MK Legal Shiksha The Way of Learning. I am your friend मंजीत खासा। हम अपने सिविल प्रोसीजर कोड की स्टडी में अभी तक ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2 को स्टडी कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर 3 को। हमने ऑर्डर 1 में डिस्कस किया पार्टीज टू सूट, ऑर्डर 2 में हमने डिस्कस किया फ्रेम ऑफ द सूट। अभी हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हमें एजेंट एंड प्लीडर्स की ज़रूरत पड़ेगी अपने केस को आगे बढ़ाने के लिए। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्डर नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन फिर भी जस्ट इस पे बेसिक इस पे हम बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं लगाएंगे। देखिए ज़्यादा टाइम उसी पे देना है आपको जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, बट फिर भी एक वन टाइम अगर आप इसको गो थ्रू हो जाएंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा, आपको पता रहेंगी चीज़ें। आज हम बात करने वाले हैं सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के ऑर्डर 3 की, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स एंड प्लीडर्स। इसमें देखिए टोटल 6 रूल दिए गए हैं, रूल 1 से रूल 6 तक। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके भी बताएं। आगे चलते हैं विदाउट डिले। ऑर्डर 3 क्या बताता है? हमें ये बताता है, हमें रिकॉग्नाइज एजेंट्स एंड प्लीडर्स। देखिए आपको अपने लिए एक वकील करना पड़ता है। जब आप कोई मुकदमा न्यायालय में लेकर जाते हैं न्यायालय के समक्ष, तो आपको आपका मुकदमा, आपका सूट प्रेजेंट करने के लिए एक एडवोकेट की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी क्या होता है कि हम नहीं पहुंच जा सकते अपने केस में, तो हम अपने रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स को, किसी एजेंट को हमारे बिहाफ पे उस केस में हियरिंग के लिए भेज सकते हैं। उसी के बारे में इसमें बताया गया है। इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। देखिए टोटल 6 रूल्स हैं इसमें। फर्स्ट रूल है आपका अपीयरेंस के बारे में बताता है कि आप इन पर्सन अपीयर हो सकते हैं, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट के थ्रू अपीयर हो सकते हैं, या प्लीडर के थ्रू अपीयर हो सकते हैं। सेकंड रूल में आपको बताया गया है कि रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स क्या हैं, कौन कौन आपके रिकॉग्नाइज्ड एजेंट होंगे। तीसरा बताता है आपका सर्विस और प्रोसेस ऑन रिकॉग्नाइज्ड एजेंट, कि कोर्ट को मान लीजिए कोई भी सर्विस करनी है किसी चीज़ की, आपके पास कोई आपको गुड फेथ में आप कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। आपसे कोई अगर क्वेरी की जाती है तो आप वो भी बता सकते हैं। कौन? रिकॉग्नाइज्ड एजेंट आपके आपके बिहाफ पे। फोर्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा यहाँ पे, अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर। देखिए हमने कोर्ट में एक बात सुनी थी, वकालतनामा। वकालतनामा क्या होता है? जब हम कोर्ट जाते हैं तो वकील हमसे एक वकालतनामे को भरता है, उस पर साइन करवाता है। इट इज़ द पावर ऑफ अटॉर्नी विच वी आर गिवन टू द एडवोकेट दैट ऑन आवर बिहाफ ही कैन अपीयर इन कोर्ट। वे हमारे केस को प्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो वो आपके रूल 4 में आ गया। रूल 5 है सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन प्लीडर। जैसे सर्विस ऑफ प्रोसेस वहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड एजेंट की थी या प्लीडर की है, ठीक है। और छठा है एजेंट टू एक्सेप्ट द सर्विस। ये 6 रूल हैं, इनको हम जल्दी से कवर करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे इसको। देखिए रूल 1 आपका क्या कहता है? अपीयरेंस एटसेट्रा मे बी इन पर्सन बाय रिकॉग्नाइज एजेंट एंड और बाय प्लीडर। इसमें ये क्या कहना है? एनी अपीयरेंस, एप्लीकेशन और एक्ट, या तीन चीज़ें हैं। एक आपका अपीयरेंस है, एक आपकी एप्लीकेशन है, और एक आपकी एक्टिंग, ठीक है। और इन और टू एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट में, ठीक है। आप अपीयर हो सकते हैं, आपको कोई एप्लीकेशन देना है, आपको कुछ एक्ट करना है वहाँ पे, रिक्वायर्ड और ऑथराइज्ड बाय लॉ टू बी मेड और डन बाय ए पार्टी इन सच कोर्ट, ठीक है। या तो कोर्ट के द्वारा रिक्वायर्ड हो या कोर्ट के द्वारा ऑथराइज हो, कोई भी आपका अपीयरेंस, एप्लीकेशन और आपका एक्ट, ठीक है, किसके द्वारा ऑथराइज हो? लॉ के द्वारा ऑथराइज हो, ठीक है। except where otherwise expressly provided by any law or for time being in force be made done by the party। देखिए यही कहना चाहता है कि इन पर्सन आपको वहीं पे किसी मुकदमे में आना था, अपीयर होना था, ठीक है। तो वहाँ पे आपका रिकॉग्नाइज्ड एजेंट भी आ सकता है, आपका प्लीडर भी अपीयर हो सकता है, अप्लाई कर सकता है, कोई एप्लीकेशन वगैरह आपको अप्लाई करनी है, और एक्टिंग कर सकता है आपके बिहाफ पे एज द केस में बी ऑन हिज बिहाफ। एक प्रोवाइजो दे रखा है। प्रोवाइजो में क्या कहता है कि प्रोवाइडेड दैट एनी सच अपीयरेंस सेल इफ द कोर्ट सो डायरेक्ट्स
बी मेड बाय द पार्टी इन पर्सन। अगर ये प्रोवाइजो क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कोर्ट आपको डायरेक्ट करता है कि नहीं भाई इन पर्सन आना पड़ेगा, आपको खुद ही आना पड़ेगा, ठीक है, पार्टी को स्वयं आना पड़ेगा वहां पे फिजिकली, तो उसको आना पड़ेगा। अदरवाइज एज पर रूल 1 वो अपनी जगह किसी रिकॉग्नाइज एजेंट को भेज सकता है, प्लीडर को भेज सकता है। रूल 1 यही तक बात करता है। अब हम चलते हैं रूल 2 पे। रूल 2 बात करता है कि रिकॉग्नाइज एजेंट कौन कौन होंगे। तो क्या कहता है कि द रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स ऑफ द पार्टीज बाय हुम सच अपीयरेंस एप्लीकेशंस एंड एक्ट्स। देखिए हमने बात की थी कि 3 चीजें होंगी आपकी जगह पे, अपीयर हो सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है आपकी जगह पे, एक्ट कर सकता है। मे बी मेड और डन आर कौन कौन होंगे? अ पर्सन होल्डिंग पावर्स ऑफ अटॉर्नी। देखिए आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देनी पड़ेगी उसको, हमने बात की थी अभी वकालतनामे की, आप वकील को देते हैं, ऐसे ही आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देनी पड़ेगी किसको? आपके रिकॉग्नाइज एजेंट को। ऑथराइजिंग देम, ये पावर ऑफ अटॉर्नी क्या करेंगे? ऑथराइज करेगी टू मेक एंड डू सच अपीयरेंस, ऐसे अपीयरेंस, ऐसी एप्लीकेशन और ऐसे एक्ट्स को करने के लिए किसके? ऑन बिहाफ ऑफ सच पार्टीज, वो पार्टी उसको पावर ऑफ अटॉर्नी देगी। दूसरा क्या कहता है ये कि द पर्सन कैरिंग ऑन ट्रेड और बिजनेस फॉर एंड इन द नेम्स ऑफ पार्टीज। मान लीजिए किसी पार्टी का कोई मुकदमा है और उसके नाम पे कोई वहां पे एक बिजनेस चलता है और उस बिजनेस को कोई उसका एक एजेंट चलाता है विद इन द लोकल लिमिट ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, वो कोर्ट की लोकल लिमिट में आता है, ठीक है, विद इन विच लिमिट्स द अपीयरेंस एप्लीकेशन एंड एक्ट। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आपका अपीयरेंस, आपका एप्लीकेशन और एक्ट इज मेड और डन इन द मैटर्स कनेक्टेड विद सच ट्रेड। मान लीजिए उसी बिजनेस से रिगार्डिंग और उसी बिजनेस से रिगार्डिंग कोई मुकदमा है। आप मान लीजिए आप दिल्ली, आप तो पार्टी दिल्ली की है और वो पटना में कोई अपना बिजनेस चलाती है और उसी बिजनेस के रिगार्डिंग पटना कोर्ट में कोई केस है, तो जो एजेंट उसको पटना कोर्ट में चला रहा है वो उसकी जगह रिकॉग्नाइज्ड एजेंट हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या, वेयर नो अदर एजेंट इज एक्सप्रेसली ऑथराइज टू मेक एंड डू सच अपीयरेंसेज, और कोई दूसरा नहीं होना चाहिए वहाँ, आपने और किसी ऑथराइज एजेंट को वो नहीं किया है, रिकॉग्नाइज एजेंट नहीं ढूंढा बनाया आपने किसी दूसरे को। तो जो आपका पटना में आपका बिजनेस चलाता है, दूसरे सिटी में आपका ट्रेडिंग करता है, वो एजेंट आपका रिकॉग्नाइज एजेंट होगा। अब रूल 3 पे आ जाते हैं। रूल 3 बात करता है सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन रिकॉग्नाइज्ड एजेंट। ये क्या कहता है कि प्रोसेसेस सर्व्ड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड एजेंट ऑफ ए पार्टी शैल बी एज इफेक्चुअल। यहाँ देखिए वर्ड दिया गया है इफेक्चुअल। ये क्या कहता है कि कोर्ट जब भी कोई ऐसी सर्विस करता है, किसके ऊपर करता है? रिकॉग्नाइज एजेंट पे करता है। इट शैल बी एज इफेक्चुअल एज इफ द सेम हैड बीन सर्व्ड ऑन द पार्टी इन पर्सन अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट। भाई वो जो एजेंट्स को जो भी दिया जाएगा, नोटिस देना है, कुछ भी करना है, ठीक है, सम्मन पहुंचाना है, तो वो इतना ही इफेक्टिव होगा जितना क्या कि अगर पार्टी खुद अपियर होती तब होता, ठीक है। आपका जो पटना में बंदा था जो आपका केस पे फाइट कर रहा, आपकी जो एजेंट अपियर हो रहा था, तो वो उसको जो भी सर्विस प्रोसेस की जाएगी, ठीक है, वो सारी प्रोसेस उतनी ही इफेक्टिव होंगी जितनी इफेक्टिव अगर वो डायरेक्ट आप वहां पे होते एज ए पार्टी, तो उतनी आपके ऊपर होती। सेकंड क्लोज में क्या कहता है कि द प्रोविजंस फॉर द सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन अ पार्टी टू अ सूट शैल अप्लाई टू द सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन हिज रिकॉग्नाइज एजेंट। ये क्या कहना चाहता है कि जो प्रोविजंस किसी पार्टी को सर्व करने में जो होता है, ठीक है, सर्विस ऑफ प्रोसेस के लिए जो पार्टी को हमारे प्रोविजंस होते, वो सेम प्रोविजन आपके रिकॉग्नाइज एजेंट पर भी होंगे। इट मीन्स वो आपका ही प्रतिरूप होगा वहां पे, बिल्कुल एक। अभी बात करते हैं हम अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर की। देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर क्या है कि कोई भी प्लीडर आपके लिए जाके खड़ा है, ऐसा नहीं कि कोई भी वकील गया और बोलेगा कि ए वर्सेस बी है तो ए का वकील मैं हूँ, भाई वकालतनामा लेके आओ, ऐसा बोलेगा ना जज वहाँ पे, तो ये वकालतनामा ही उसको अपॉइंट करता है। इसका सब रूल 1 क्या कहता है? रूल 4 का, नो प्लीडर सेल एक्ट फॉर एनी रीजन इन एनी कोर्ट अनलेस ही हैज बीन अपॉइंटेड फॉर द पर्पज बाय सच पर्सन by a document in writing signed by such person
or by his recognized agent or by some other person duly authorized by और अंडर द पावर ऑफ अटॉर्नी टू मेक सच अपॉइंटमेंट। देखिए ये क्या कहना चाहता है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी वकील जाए खड़ा हो जाएगा, वकील साहब को ऑथराइज करना पड़ेगा। कौन ऑथराइज करेगा? तो पार्टी ऑथराइज करेगी या उसका रिकॉग्नाइज एजेंट करेगा या जिसको उसने पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी वो ऑथराइज करेगा। कैसे करेगा? वकालतनामे। ये यहाँ पे आपका वकालतनामे की बात करता है। ठीक है, तो सब रूल 2 क्या कहता है कि एवरी सच अपॉइंटमेंट शैल बी फाइल्ड इन द कोर्ट एंड शैल फॉर द पर्पज ऑफ सब रूल 1। देखिए आपको वकालतनामा कोर्ट में सबमिट करना है, ठीक है, एंड डीम until determined the leave of the court by writing signed by the client or the pleader as the case may be and filed in the court until the client or the pleader dies or until all the proceeding in the suits are ended। देखिए उसमें क्या होता है कि जब क्लाइंट साइन करता है उसके ऊपर कि ठीक है जी ये वकील साहब है, ये मेरे प्लीडर रहेंगे, ठीक है, या तो जब तक उनमें से कोई व्यक्ति के साथ कुछ दुर्घटना नहीं हो जाती है तब तक, या उसके सारे डिस्प्यूट मैटर्स खत्म नहीं होते तब तक वो आपका प्लीडर अपॉइंट रहे। अब इसका सब रूल 3 भी है कि नथिंग इन द सब रूल 2 शैल बी कॉन्स्टिट्यूट। जो सब रूल 2 में जो दिया गया है दैट नथिंग शैल बी कॉन्स्टिट्यूट, क्या क्या है? एज एक्सटेंडिंग एज बिटवीन द प्लीडर एंड हिज क्लाइंट द ड्यूरेशन फॉर विच प्लीडर इज एंगेज्ड। ठीक है, ये यहाँ पे क्या कहना चाहता है ये, इसका कहना है कि कुछ जो आपका सब रूल 2 में जो दिया गया कॉन्स्टिट्यूट होता है कि उसका अर्थ ऐसे नहीं निकालना है हमें। ये क्या कह रहा है कि जो आपके सब रूल 2 में किसी भी बात का ये अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि, क्या अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि प्लीडर और उसके जो क्लाइंट के बीच में, क्लाइंट है ना, मुवक्किल बोलते हैं ना हिंदी में, मुवक्किल ये उर्दू का शब्द है मुवक्किल, प्लीडर और उसके क्लाइंट के बीच में उस अवधि का विस्तार करती है जिसके लिए प्लीडर को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई अवधि कुछ नहीं बताती, टाइम बिंग कुछ नहीं बता, सब रूल 2 को ऐसा नहीं मानेंगे कि उसने टाइम फ्रेम कुछ बता दिया है। और क्या नहीं अर्थ निकाल सकते हम, क्या मीनिंग नहीं निकाल सकते? क्या कह रहा है कि कोई भी अगर मान लीजिए आपने ऑथराइज कर दिया किसी प्लीडर को, किसी कोई कोर्ट ऐसा नोटिस जो डॉक्यूमेंट देता है तो वो आपका where such service was expressly agreed by by the client in document referred in sub rule 1। ठीक है, किसी भी जो सब रूल 1 में जो दिया गया है डॉक्यूमेंट, रूल 4 आपका जो है वो क्या कहता है कि द हाई कोर्ट में बाय जनरल ऑर्डर, हाई कोर्ट एक जनरल ऑर्डर दे सकता है, डायरेक्ट कर सकता है, वेयर द पर्सन बाय हुम अ प्लीडर इज अपॉइंटेड, जहां किसी व्यक्ति ने अपने लिए एक प्लीडर को अपॉइंट कर दिया है, इज अनेबल टू राइट हिज नेम, his mark upon the document appointing the pleader shall be attested by such person and in such manner as may be the specified by the order। मान लीजिए उसको नाम लिखना ही नहीं आता पार्टी को, वो कैसे अपने लिए प्लीडर अपॉइंट करेगा? तो ऐसे में हाई कोर्ट एक जनरल ऑर्डर दे सकता है, वो डायरेक्ट कर सकता है, कोर्ट स्पेसिफाई कर सकता है कि वो किस तरह से उसको अपना ऑथराइज एजेंट बनाएगा। रूल 5 की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, रूल 5 यहाँ पे क्या कह रहा है कि सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन प्लीडर। any process सर्व्ड ऑन द प्लीडर हु हैज बीन, ये जो हमने रिकॉग्नाइज एजेंट की सर्विस की ऑफ प्रोसेस की बात की, सेम वही बात है कि प्लीडर को आपने वकालतनामा दे दिया, आपने उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, आपके भी यहाँ पे वो आपके केस को प्रेजेंट करेगा। ठीक है, हैज बीन ड्यूली अपॉइंटेड टू एक्ट इन द कोर्ट, आपने बोला कि कोर्ट में मेरी जगह मैंने अपॉइंट कर दिया इसको एक्ट करने के लिए। ठीक है, और लेफ्ट एट द ऑफिस और ऑर्डिनरी रेजिडेंस ऑफ द सच प्लीडर, ठीक है, मैंने वो जहाँ पे रह रहा था जिस ऑफिस में उसके ऑथराइज कर दिया है, वेयर द सेम इज फॉर द पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द पार्टी और नॉट। ये देखिए सीधी सी बात, इसने इसमें ये बोला है कि जब जो एक पार्टी के लिए जो इम्पैक्ट पड़ता ना, जो इफेक्ट पड़ता, ठीक है, मान लीजिए पर्सनली किसी पार्टी को कोर्ट जो इशू करता वो प्लीडर को भी किया गया है तो वो आपका सर्विस ऑफ प्रोसेस उतना ही इफेक्टिव माना जाएगा। रूल 6 की बात करते हैं, एजेंट टू एक्सेप्ट सर्विस।
देखिए, बिसाइड्स द रिकॉग्नाइज्ड एजेंट डिस्क्राइब्ड इन रूल 2, एनी पर्सन रिजाइडिंग विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट मे बी अपॉइंटेड एज एजेंट टू एक्सेप्ट सर्विस ऑफ प्रोसेस। आप किसको एजेंट बना सकते हो? जो आपके, देखिए हमारे रूल 2 में क्या था कि जो आपके नाम पे ट्रेड या बिजनेस कर रहा है, ठीक है, अदरवाइज जहाँ पे आपका केस है तो उस कोर्ट के जुरिडिक्शन में जो रह रहा है उसको आप अपना एजेंट बना सकते हो। इसका सब रूल 2 क्या बोलता है? रूल 6 का कि अपॉइंटमेंट टू बी इन राइटिंग एंड टू बी फाइल्ड इन द कोर्ट। देखिए, जो भी आप किसी को अपॉइंट करते हैं तो वो राइटिंग में होना चाहिए और कोर्ट में फाइल करना है कि जी मेरा तो जो रिकॉग्नाइज्ड एजेंट है ये है। तीसरा इसमें, द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ सूट ऑर्डर एनी पार्टी टू द सूट नॉट हैविंग रिकॉग्नाइज्ड एजेंट रेजिडिंग विद इन द jurisdiction of court or the pleader who has been duly appointed to act in the court on his behalf to appoint within a specified time an agent residing within jurisdiction of court। मान लीजिए भाई कोई कोर्ट के जुरिडिक्शन में रहने वाला रिकॉग्नाइज एजेंट नहीं है, तो कोर्ट भी किसी भी स्टेज पर, सूट की किसी भी स्टेज पर ये डायरेक्ट कर सकता है कि भाई एक रिकॉग्नाइज एजेंट ऐसा दो जो आपके उस कोर्ट के जुरिडिक्शन में रहता हो। तो यहाँ पर हमने ऑर्डर 3 को समझा। इसमें टोटल 6 रूल हैं, किस तरह से हम अपने लिए रिकॉग्नाइज एजेंट्स और प्लीडर को अपॉइंट करते हैं। बहुत छोटा सा ऑर्डर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और वीडियोज़ को शेयर भी करते रहिए, कमेंट भी करके बताते रहिए। नेक्स्ट ऑर्डर जो हम पढ़ने जाएंगे वो है ऑर्डर 4 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको एक आपका एक यू कैन हैव अ सिंगल लुक ऑन दिस वीडियो, बट जो नेक्स्ट ऑर्डर आएगा ऑर्डर 4, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो बने रहिए एमके लीगल शिक्षा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।